गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखा था। आज हम इस वीडियो में इसके फंक्शंस को देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आवरण है कोशिका का। जीवद्रव्य का यानी साइटोप्लाज्म का बहुत ही महत्वपूर्ण आवरण है, जो बाहर की ओर तो कोशिका के वातावरण से और अंदर की ओर जीवद्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहती है। जीवद्रव्य की सक्रियता तथा इसका जीवन कला के कार्यों पर निर्भर करता है। जीवद्रव्य कला द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं, जिनको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से फंक्शंस हैं इनके। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमिएबिलिटी एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मतलब पारगम्यता तथा कला परिवहन। पारगम्यता का मतलब है कि किसी भी लेयर से आर पार होकर जाना, आर पार हो जाना, और परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ट्रांसपोर्ट। तो पारगम्यता क्या है यानी परमेबिलिटी क्या है? कोशिका में होने वाला संपूर्ण आदान प्रदान जीवद्रव्य कला से होते हुए होता है। इसके लिए मेम्ब्रेन का एक विशिष्ट भौतिक स्वभाव का होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी परत पारगम्यता की दृष्टि से 4 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो है इम्परमिएबल यानी अपारगम्य। नाम से ही हम समझ सकते हैं अपारगम्य यानी कि जिसके आर पार कुछ भी नहीं आ जा सके, ऐसी परत जिसके आर पार कोई भी तरल व गैसीय पदार्थ नहीं जा सकते। तो इसका क्या सा उदाहरण है? क्यूटिकल। क्यूटिकल इसका उदाहरण है। फिर है दूसरा परमिएबल यानी पारगम्य, ऐसी परत जिसमें तरल पदार्थ रिसकर आर पार जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेल वॉल। सेल वॉल जो है अपने अंदर से किसी भी तरल व गैसीय पदार्थ को आने देने जा सकती है, वो कोई रोकाटाकी नहीं करती है। थर्ड नंबर पे आती है सेमी परमिएबल। सेमी का मतलब होता है अर्ध, और परमिएबल यानी पारगम्य यानी अर्ध पारगम्य, यानी कि अर्ध मतलब पूरी तरीके से पारगम्य नहीं होना। तो पूरी तरीके से नहीं होने का क्या मतलब है कि ऐसी परत जिसमें से जल तो रिस जाता है लेकिन इसमें घुलित पदार्थ नहीं रिस पाते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस कैटेगरी में आती है? सेमी परमिएबल। और कौन सी कैटेगरी इसको करती है करेक्टराइज्ड? सेलेक्टिव परमिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, एक तो सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल, यानी कि चयनात्मक पारगम्य या वर्णकी पारगम्य। नाम से हम समझ सकते हैं चयनात्मक यानी जो किसी सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से गुजरने देती है। ऐसी परत जिसमें से जल व कुछ घुलित पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज एवं लवण यानी सॉल्ट्स तो पार हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कोई भौतिक स्वरूप वाले अन्य पदार्थ पार नहीं हो सकते। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इसका एग्जाम्पल है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिव परमिएबल है। तो ये जो कुछ चुनिंदा मॉलिक्यूल्स केमिकल्स हैं उनको ही अपने अंदर से जाने देती है। तो कला परिवहन या मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट है, अब वो किस तरीके से होता है? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट यानी कि कोई भी पदार्थ सेल मेम्ब्रेन के एक ओर अंदर से बाहर की ओर और बाहर से अंदर की ओर किस प्रकार से आता है? परिवहन की दृष्टि से जीवद्रव्य कला अर्धपारगम्य और वर्णकी पारगम्य होती है, ये हमने देख ही लिया। तो किसी भी झिल्ली की पारगम्यता मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो झिल्ली में उपस्थित रंध्र तथा पार होने वाले कणों का आकार, और दूसरा है पारित होने वाले पदार्थ की कोशिका द्रव्य में सांद्रता। कलाओं के आर पार पदार्थों के अभिगमन या परिवहन को कला परिवहन कहते हैं। और कला परिवहन को हम देखें तो ये क्या है काम इनका? कोशिकाएं अपनी आवश्यकता अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बदलती रहती है, एक तो। दूसरा, कोशिकाएं पदार्थों के अणुओं का एंजाइमों की सहायता से लेन देन करती है। कोशिकाएं अणुओं तथा कला के विद्युत आवेश में परिवर्तन करके लेन देन को अपने अनुकूल बनाती रहती है।
तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन किसी भी पदार्थों का, विभिन्न पदार्थों का सेल मेम्ब्रेन के जो आर पार आना जाना है, यानी कोशिका में विभिन्न पदार्थों का सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार परिवहन कई प्रकार से हो सकता है, जिसमें से क्या क्या है? डिफ्यूजन यानी विसरण, ऑस्मोसिस यानी परासरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कि सुगमित या आसानी से जो होने वाला विसरण है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। तो ये जो डिफ्यूजन है, ट्रांसपोर्ट दो तरीके से भी हो सकता है, जो एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब है जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और पैसिव यानी निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि जो डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है। सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं इसको, सिंपल डिफ्यूजन या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट। सरल विसरण के अंतर्गत प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार पदार्थों का आदान प्रदान केवल भौतिक कारकों व विसरित होने वाले अणुओं की सांद्रता प्रवणता यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करती है। अणुओं का विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। इस क्रिया में कोशिका की ऊर्जा का व्यय नहीं होता है, यानी सेल की अपनी कोई एनर्जी नहीं लगती है। यह परिवहन की अत्यंत धीमी गति है तथा कोशिकीय सक्रियता में विशेष महत्वपूर्ण भी नहीं है। लेकिन विसरण है, विसरण ये है कि किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल्स है या पदार्थ है, उसकी अपनी जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स की अधिकता से वो कम मॉलिक्यूल्स की ओर गमन करता है तो उसको हम विसरण कहते हैं। अब हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तीनों प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट है आप देख सकते हैं। सरल विसरण की भांति ही सुगमित विसरण अथवा सुकरण विसरण में भी उपापचय ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। यह भी विसरित होने वाले कणों की सांद्रता प्रवणता के अनुरूप ही होता है। लेकिन थोड़ी बहुत बातों से ये डिफरेंट है। जो फैसिलिटेटेड है ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, यानी त्रिविम विशिष्ट। किसी भी पदार्थ के लेबोरेटरी यानी वामावर्त व दक्षिणावर्त डेक्स्ट्रो रोटेटरी समावयवों में से कला द्वारा किसी भी एक रूप का विसरण हो सकता है। दोनों रूप साथ साथ विसरित नहीं हो सकते। ये इसको स्टीरियो स्पेसिफिक कहा जाता है, यानी कि उसके ऊपर जो आवेश है उसके अकॉर्डिंग ही विसरण होता है। फिर है सैचुरेशन काइनेटिक्स या सांद्रता गतिकी का प्रदर्शन करता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात हो रही है ये। सरल विसरण में विसरण दर अणुओं की सांद्रता बढ़ने पर निरंतर बढ़ती जाती है, लेकिन सुगमित विसरण में उच्च सांद्रता पर विसरण की दर एक विशिष्ट सांद्रता पर पहुंचकर स्थिर हो जाती है। और सुगमित विसरण के लिए कैरियर्स आवश्यक होते हैं, वाहक, यानी झिल्ली के आर पार अणुओं का परिवहन निम्न अणुभार वाले प्रोटीन द्वारा किया जाता है। इन्हें वाहक कहते हैं। वाहक से मतलब कोई किसी पदार्थ को लेकर जाता है आर पार, झिल्ली के आर पार किसी मॉलिक्यूल को कोई अणु अगर लेके जा रहा है किसी पदार्थ को तो वो वाहक कहलाते हैं। फिर अब हम उसके बाद देखते हैं, ये तो थे तीनों ट्रांसपोर्ट जो मेम्ब्रेन के क्रॉस होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस यानी परासरण। ये डिफ्यूजन का जस्ट उल्टा है। डिफ्यूजन में क्या था? अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलायक, इसकी थोड़ी डेफिनेशन अलग है कि उल्टा इन द सेंस कि ये है तो डिफ्यूजन ही, सॉल्वेंट का डिफ्यूजन का ही एक प्रकार है ऑस्मोसिस जो है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलायक यानी सॉल्वेंट, जिसमें कोई पदार्थ या जल के अणु घुले जाते हैं, जैसे कि वाटर है वो सॉल्वेंट है, या जल के अणुओं का इनकी उच्च सांद्रता अर्थात तनु विलयन से निम्न सांद्रता यानी कि सांद्र विलयन की ओर अभिगमन को परासरण कहते हैं। कोशिकाओं में ये क्रिया व्यापक रूप से पाई जाती है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल या अर्धपारगम्य सदृश संचरित होती है। बाह्य वातावरण से परासरण विधि द्वारा जल के कोशिका में प्रवेश करने को
अंतः परासरण कहते हैं, यानी अंदर की ओर। जब कोशिका के बाहर से जल अंदर प्रवेश करता है तो अंतः परासरण यानी एंडोस्मोसिस कहलाता है। इससे कोशिकाएं क्या होगी, भाई बाहर से कोई चीज कोशिका में गई होगी तो डेफिनेटली कोशिका फूलेगी, सही, अपने आकार में बड़ी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम में। कोशिकाएं फूलकर टर्जिड हो जाती है यानी तन्य हो जाती है, जो सभी उपापचय क्रियाओं के संपन्न होने के लिए पूर्व आवश्यकता है। जब कोशिकाओं के भीतर से कला से होते हुए जल बाहर निकलता है, अब इसका उल्टा सोचो आप, जब सेल से जो वाटर है बाहर आ जाएगा, किसी चीज से कोई चीज निकल जाए तो वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी ना, बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस को तो एक्सोस्मोसिस, एक्सो का मतलब बाहर है, बाह्य है, इसको बाह्य परासरण कहते हैं। इससे क्या होगी, वो श्रिंक या स्लथ हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, इसको प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है ये चीज। जीवद्रव्य कुंचन, जीवद्रव्य कुंचन का मतलब क्या होता है कि जो जीवद्रव्य है वो कुंचित हो जाता है, सिकुड़ के छोटा हो जाता है। अगर श्लथता, फ्लैसिडिटी लंबे समय तक जारी रहे तो कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तो कोशिका के जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है कि वो फ्लैसिड नहीं रहे, वो टर्जिड रहे, यानी कि उसके अंदर जो है जरूरी जो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है वो बने रहे। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। अपने डिफ्यूजन देखा था जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब अणुओं का परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में होता है तो इसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। एक बात ध्यान देना कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि अणुओं का परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होता है, तो उसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अब सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, अपोजिट होता है, तो उसमें एनर्जी लगेगी कोई काम कर रहे हैं तो इसलिए उसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब अणु कम सांद्रता वाले क्षेत्रों से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं तो उसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। सक्रिय परिवहन के लिए उपापचयी ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा होती है उपापचयी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है। एटीपी ऊर्जा द्वारा विसरण बल निष्प्रभावित हो जाता है। उपापचयी ऊर्जा मिलने पर परासरण दाब, सांद्रता व विद्युत आकर्षण की प्रवणताओं या ग्रेडियंट्स के विरुद्ध भी अणु अपनी कम सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति कर पाते हैं। सक्रिय परिवहन की तुलना एक ऐसे नल से की जा सकती है जिसमें मोटर की शक्ति द्वारा जल को हम क्या करते हैं, नीचे से कई मंजिल ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो इस ये एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ सकते हो। तो उसमें कितनी एनर्जी लगेगी, नीचे से ऊपर पहुंचाओगे। अब वही काम ऊपर से अगर नीचे आ रहा तो कोई एनर्जी लगेगी क्या, नहीं लगेगी उसमें। तो इसी कारण सक्रिय परिवहन को अपहिल परिवहन भी कहते हैं, यानी ऊपर जाने वाला परिवहन। और इसी का एग्जाम्पल है रूट्स, जो सॉइल से आयनों का लवणीय अवशोषण तथा कोशिकाओं द्वारा लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण, रीसॉर्प्शन सक्रिय परिवहन के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब इसी के साथ साथ रहता है को ट्रांसपोर्ट और सिम्पोर्ट। को ट्रांसपोर्ट यानी साथ साथ में ट्रांसपोर्ट होना, कोई भी मॉलिक्यूल या यौगिक पदार्थ साथ साथ में ट्रांसपोर्ट यानी आते जाते हैं। शर्करा व अमीनो अम्लों के एक साथ जीवद्रव्य कला के आर पार होने को सह परिवहन कहते हैं। सक्रिय परिवहन की भांति यह भी सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध ही होता है और जीवद्रव्य कलाएं व्यापक रूप से सह परिवहन करती है। नेक्स्ट है वेसिक्युलर ट्रांसपोर्ट, आशयी परिवहन। खाद्य पदार्थों व कुछ अन्य बाह्य पदार्थों का परिवहन कोशिका कला की आर पार वेसिकल्स यानी आशय अर्थात सूक्ष्म गोलाकार खंडों के रूप में होता है। आशयों के रूप में खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन व एग्जेक्शन को क्रम क्या क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस का तो ये मतलब है कि कोई भी सॉलिड पदार्थ बाहर निकलना, और एंडोसाइटोसिस खाद्य पदार्थों को अंतर्ग्रहण करना। तो वो एक वेसिकुलर, एक गोलाकार खंड के रूप में अंदर जाया जाता है। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस अंतर्ग्रहित किए जाने वाले पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर एंडोसाइटोसिस को कितने प्रकार में हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक तो पिनोसाइटोसिस और दूसरा है फैगोसाइटोसिस।
पिनोसाइटोसिस यानी कि कोई भी लिक्विड को अंदर लेना, अपटेक करना लिक्विड का। तो इसके अनुसार कोशिका द्वारा तरल पदार्थों के सक्रिय रूप से अंतर्ग्रहण को कोशिका पायन, पायन से मतलब है पीने वाली चीज से, पिनोसाइटोसिस यानी किसी को हम पी सकते हैं उससे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंतर्वलित होकर यानी अंदर की ओर मुड़ करके छोटे छोटे जो तरल पदार्थों को भीतर की ओर अंदर ले लेती है, अपने अग्रेषित करती है, जो शीघ्र ही कला से छिटक कर साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र कणों के रूप में प्लवित हो जाते हैं। इन्हें पिनोसोम्स भी कहते हैं। लाइसोसोम्स इनको ग्रहण कर इनका पाचन कर देते हैं। पचे हुए पदार्थ पुनः कोशिका द्रव्य में मिश्रित हो जाते हैं, यानी कि आप पकड़ लिए अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, अपने पंजे में जकड़ के अंदर ले लिया और पी लिया और अंदर फ्री कर दिया उसको, इस तरीके से समझो इसको। नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस। इसमें क्या, कोशिका द्वारा जब जीवद्रव्य कला की सहायता से ठोस कणों के अंतर्गण की क्रिया को भक्षकाणु क्रिया कहते हैं। जीवद्रव्य कला अंतर्वलित होगी तो वही अंतर्वलित होकर ठोस कणों को कोशिका के भीतर लेती है, तो उसको फैगोसाइटोसिस कहती है, और उन कणों को फैगोसोम्स कहते हैं। इन्हें लाइसोसोम ग्रहण कर पचा लेते हैं और पचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में मिश्रित हो जाते हैं, जबकि अपचित पदार्थ जीवद्रव्य कला के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो पिनोसाइटोसिस यानी लिक्विड पदार्थ को अंदर लेना, और फैगोसाइटोसिस मतलब कि जो ठोस पदार्थ है उनको अंदर लेना। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि जीवद्रव्य कला द्वारा अपचित पदार्थों या कोशिका वमन, वमन का मतलब उल्टी होना, जैसे कि अपने अंदर कोई पच नहीं पाती चीज और बाहर उल्टी हो जाती है, उसी तरीका से कोशिका द्वारा अपचित कोशिका कला द्वारा, सेल मेम्ब्रेन द्वारा अपचित पदार्थों, हार्मोन्स, कोशिका भित्ति के निर्माणकारी पदार्थ व अन्य स्रावी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने की क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। स्रावी कोशिकाओं की जीवद्रव्य कलाओं द्वारा ये क्रिया बहुत ही व्यापक रूप से पाई जाती है। अब ये है कि जैसे कोशिका कुछ काम है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या क्या काम करती है, ये तो ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम है। नेक्स्ट है कि प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, कोशिका की सुरक्षा करना। वर्णनात्मक पारगम्यता या सेलेक्टिव परमेबिलिटी के गुण के कारण जीवद्रव्य कला कोशिका द्रव्य को बाह्य विषैले तथा घातक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि इन पदार्थों को जीवद्रव्य कला कोशिका के भीतर प्रवेश ही नहीं करने देती है। फिर नेक्स्ट है डिवीजन एंड फ्यूजन, विभाजन तथा संगलन। कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस के अंत में जो न्यूली जो फॉर्म्ड होती है दो कोशिका द्रव्यों की सतह पर नवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, जिससे कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया पूर्ण होती है। परिपक्व कोशिकाओं में रिक्तिका के निर्माण के समय टोनोप्लास्ट का निर्माण भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विभाजन व संगलन से संपन्न होता है। फिर है रीजनरेशन या रिपेयर। रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन, नया पुनः निर्माण होना, और मरम्मत, रिपेयर यानी मरम्मत होना, टूट फूट को रिपेयर करना। जीवद्रव्य कला में पुनरुद्भवन की बहुत ही असीम क्षमता होती है। इसी कारणवश प्लाज्मा मेम्ब्रेन यदि कट फट या टूट फूट जाती है तो पुनरुद्भवन द्वारा शीघ्र ही क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत हो जाती है। सेल रिकॉग्निशन यानी कोशिका अभिज्ञान, यानी कि जीवद्रव्य कला द्वारा बाह्य पदार्थों को पहचानने के गुण को कोशिका विज्ञान कहते हैं। कला का यह एक विशिष्ट गुण या कार्य है। जैसे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन्स व ग्लाइकोलिपिड्स की श्रृंखलाएं या चेन्स प्रेजेंट होती है। इनका ग्लाइको अर्थात कार्बोहाइड्रेट अंश कोशिका की बाहर की ओर बहिकोशिका अवकाश एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में लटका रहता है। यह अंश बाह्य पदार्थों को पहचानने या इनका अभिज्ञान करने में कोशिका की सहायता करता है। और जो इम्पोर्टेंट काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है सिक्रीशन यानी स्रवण। कोशिकाओं में राइबोसोम्स की सतह पर प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। संश्लेषित प्रोटीन सीधे कोशिका उपापचय के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। इन्हें सक्रिय करने व उपयोगी स्वरूप प्रदान करने में जीवद्रव्य कला की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो नए नए पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन अणु सबसे पहले राइबोसोम्स की सतह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी में मुक्त होते हैं
और राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर चिपके रहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन संक्रामी पुटिकाओं के रूप में गोल्जी उपकरण की सिस्टर्नी में विसरित होता है, जहां इसमें आवश्यक रूपांतरण होता है। सिस्टर्नी से रूपांतरित प्रोटीन गोल्जी उपकरण की स्रावी पुटिकाओं के साथ कोशिका कलों के समाकल प्रोटीन यानी इंटीग्रल प्रोटीन से संयुक्त हो जाता है और अंत में साइटोप्लाज्म में मुक्त होकर एंजाइम्स का कार्य करता है। प्रोटीन्स के अलावा जो अन्य पदार्थ हैं, जैसे कि जिनको कि बाहर निकाला जा सकता है, गोंद, टैनिन, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के निर्माणकारी पदार्थ, सेल्यूलोज, लिग्निन, काइटिन, क्यूटिन आदि का स्राव भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा ही किया जाता है। और जो इम्पोर्टेंट है सबसे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जीवद्रव्य कला पर ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण अर्थात एटीपी संश्लेषण से संबंधित एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। इस प्रकार जीवद्रव्य कला एटीपी के रूप में ऊर्जा के विमोचन हेतु आवश्यक एंजाइम्स के लिए सतह प्रदान करती है। तो इन सब कार्यों से यानी कि कोशिका का कला का हम इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये तो थे कोशिका की जो सेल मेम्ब्रेन है उनके फंक्शंस। तो हमने सेल मेम्ब्रेन को देख लिया, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शंस को देख लिया। अब जो है अगले वीडियो में हम सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति को देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।